मेरे जिगरी दोस्तों, फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो चुका। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्लास 12 का। बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में। पृष्ठ रसायन जिसे सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। तो जानते हैं क्विक रिवीजन, क्विक रिव्यू, जो आपको केवल क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना है और अपने जेहन तक ले जाना है, और उसको जो टॉपिक नहीं समझ में आएगी उससे मेरे से पूछ लेना है। तो सबसे पहले पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो कॉपी में सबको भेजे हैं, इसमें पीडीएफ बना करके उसको ध्यान से देखिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा, पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों या द्रवों की सतह या अंतरापृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ठोस ले लें या कोई भी द्रव ले लें, ठीक है, उसका सतह होता है कि नहीं होता, सरफेस होता है कि नहीं होता है। तो होने उसके सरफेस पे जो घटनाएं होती हैं, परिघटनाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं, उसका अध्ययन करना। अब कहता है कि दूसरा जो पॉइंट दिया है, धनात्मक अधिशोषण होता क्या है। बस आपको पॉइंट के हिसाब से पढ़ना है, देखना है। तो धनात्मक अधिशोषण जब अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर स्थूल की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर स्थूल मतलब बल्क की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है तो अधिशोषक धनात्मक होता है। ठीक है, और वही जब क्या हो जाता है, अधिशोषक ऋणात्मक कब कहलाता है? जब सांद्रता की अपेक्षा क्या हो जाए? कम हो जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है ऋणात्मक अधिशोषक। ऋणात्मक अधिशोषक वह होता है जब अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर स्थूल की सांद्रता की अपेक्षा कम हो जाती है, तो अधिशोषण ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। जब ज्यादा होगा तो धनात्मक होगा, और जब कम होगा, अब समझिए, एक होता अधिशोषक, एक होता अधिशोष्य। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए हम क्या कर लेते हैं, रुई ले लेते हैं, रुई। तो रुई के में पानी को मिलाते हैं, ठीक है, रुई को पानी में रखते हैं तो रुई क्या कर लेता है? खींच लेता है ना, सोख लेता है ना। उसी को कहा जाता है, जो सोखता है उसे अधिशोषक कह लेते हैं। ठीक है, अधिशोषक। और जो सुखा जाता है और अधिशोष हो जाता है, बात समझे? वही चीज है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और अभिक्रिया के अंत में इनके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछ ले कैटलिस्ट किसे कहते हैं, तो हमारे रासायनिक की जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके वेग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, ये अभिक्रिया में सीधे सीधे भाग नहीं लेते हैं, नहीं इसका कोई द्रव्यमान का संगठन में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अनुकूलतम ताप व पीएच, अनुकूलतम ताप व पीएच वह ताप जिस पर उत्प्रेरक की सक्रियता अधिकतम हो जाती है। अगर अनुकूलतम ताप पूछेगा, उसका पीएच मान पूछेगा, तो कह देंगे वह ताप जिस पर उत्प्रेरक की सक्रियता अधिकतम हो जाती है, अनुकूलतम ताप कहलाता है। तो कहेंगे अनुकूलतम ताप वह होता है जिस पे उत्प्रेरक की सक्रियता अधिकतम हो जाए, एक्टिविटी अधिकतर हो जाए, तो अधिकतम हो जाए, तो क्या कह लेते हैं? अनुकूलतम ताप कहते हैं। तथा वह पीएच जिस पर किसी उत्प्रेरक की सक्रियता अधिकतम होती है, अनुकूलतम पीएच कहलाती है। जब पीएच अधिकतम हो जाएगा, अनुकूलतम अधिकतम हो जाएगा, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? अनुकूलतम ताप व पीएच कह देंगे। उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? विष का मतलब जहर जानते ही हैं। विष का मतलब क्या होता है? पॉइजन। उत्प्रेरक विष वह बाहरी पदार्थ जो उत्प्रेरक क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्रियाशीलता को कम कर दे या नष्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें उत्प्रेरक विष लगा देंगे, तो जो रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेज जो हो रही थी, लगाने से डालने से वो अभिक्रिया कम हो जाती है, तो उसे उत्प्रेरक विष या उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रयुक्त उत्प्रेरक क्रियाशीलता को क्या कर दे? बढ़ा दे। वर्धक माने क्या होता है? आगे बढ़ाना, प्रोसीड कराना। ठीक है, तो वे पदार्थ ले लें किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें किसी उत्प्रेरक को लाने पर उसकी अभिक्रिया दर क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? उत्प्रेरक वर्धक कह देंगे। ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक।
धनात्मक तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को गति बढ़ाते हैं उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कम करते हैं तो उसे क्या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तथा विकारकों की भौतिक अवस्था जैसे प्रवस्था को समान होने पर समांगी उत्प्रेरक तथा भिन्न भिन्न होने पर विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, समांगी उत्प्रेरक तथा भिन्न भिन्न होने पर क्या कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जब समान समान होंगे तो समांगी हो जाएंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे, और जो अलग अलग हो जाएंगे तो हेट्रो। प्रवस्था मतलब अवस्था जिसे कहते हैं, स्टेज। जैसे मान लीजिए हम इस स्टेज पे हैं, तो अगर हमारा सामना किसी उत्प्रेरक से हो गया तो किस स्टेज में रहेंगे वो हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक दुबला है एक पतला है, आपस में लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दुबला है और एक मोटा है, मोटा ले लीजिए। अब मोटा वाला आदमी क्या कर दुबले को मारेगा, ताकतवर वो है, जाहिर से मार रहा है, वो ताकतवर है। अचानक से क्या है ना, जो दुबला आदमी था या लड़का था उसके भैया आ गए रोड पे, कब मार 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 उसको मार। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। अभी वो हार रहा था, वो मारना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। तो वही क्या किया, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था ना, अवस्था चेंज हो गया नहीं हो गया। अभी वो लात खा रहा था, मार खा रहा था, अब उसकी भैया आने से या दादा आने से उसकी अवस्था चेंज हो गई। एक अवस्था में मार खा रहा था, दूसरी अवस्था में मारने लगा। इसी को कहते हैं प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवस्था कहते हैं। बस समझे, उसी कहा जाता है। समझ में आ गया ना, बस स्टेज। एंजाइम किसे कहते हैं, जीवित पौधे और जंतुओं के शरीर उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में चाहे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, शरीर में चाहे जितने भी जीव होते हैं, उसमें एंजाइम निकलता है समय के साथ साथ। ठीक है, एक प्रकार का कह सकते हैं हार्मोन्स ही है। ठीक है, वही समय शरीर में निकलता है, तो जो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ हो तो उसे एंजाइम कहते हैं। जैसे जाइमेस हो गया, माल्टेस हो गया, इन्वर्टेस हो गया। हम भोजन जब करते हैं ना, तो भोजन में बहुत सारे मंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, फैट्स होते हैं, तो उसको पचाना भी जरूरी होता है। अगर शरीर नहीं पचाएगा तो शरीर क्या होगा, उल्टी के रूप से बाहर आ जाएगा। और आपको बार बार जब उल्टी आएगी तो आपकी शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी, आपकी प्लेटलेट्स लेवल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्रिटिकल कंडीशन पहुंचेंगे ना। इसीलिए हमारे शरीर में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स, जो हमारे शरीर में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है खाना पचाने वाली, तो यह अभिक्रिया क्या होती है, तुरंत स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एंजाइम आने के बाद, और तुरंत से जो वसा, फैट्स और अन्य चीजें होती है प्रोटीन से पचाने का काम करना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें उसी को एंजाइम कहते हैं। कोलाइड किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पत्र अथवा जंतु झिल्ली से विषित नहीं होते हैं कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज ले लीजिए, मेरे बात समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज ले लीजिए और उसको क्या करेंगे, उसको क्या लेना, झिल्ली लेना कि झिल्ली टाइप होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है ना मेम्ब्रेन, उसे जब पास कराएंगे तो पास नहीं होगा, या होगा बहुत हल्का हल्का होगा। जैसे मान लीजिए एक कह सकते हैं चाय छन्नी होता है ना, तो चाय छन्नी की तरह होता है, झिल्ली होते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कतवय विलयन जो चर्म पत्र जंतु झिल्ली से विषित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। जो हमारा सिरप जो होता है वो किसके रूप में होता है, कोलाइड के रूप में होता है। उसी सिरप को सस्पेंशन के रूप में भी क्या करते हैं, बनाते हैं। होता है ना, होता नहीं होता, सिरप जो होता है कोलाइड के रूप में। इसलिए देखिए हमारा ब्लड जो होता है वो भी कोलाइड होता है, गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा। कोलाइड का मतलब कह सकते हैं एक तरह से कंसंट्रेट, गाढ़ा, पूरी तरह से क्या हो सकता है, गाढ़ा। और उसे जैसे नहीं, अब समझा देते हैं आसानी भाषा में। जैसे मान लीजिए ओढ़नी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पानी को चछन्नी ले लीजिए, पानी को छानेंगे तो सब गिर जाएगा, तो आपका कोलाइड नहीं है। जो उसी में रुक गया, उसके जो अणु होंगे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, रुकने का मतलब जो बाहरी अणु होते हैं, हाँ, उसे क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं। जो हम सिरप पीते हैं, सिरप जो पीते हैं वो कैसा होता है, कोलाइडल विलयन होता है ना। इसलिए कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें पानी मत मिलाना। वो सिरप कौन सा,
जो खांसी की होती है चाहे बुखार का होता है उसमें पानी नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में जब जाएगा तो कोलाइड के रूप में जाएगा, तभी क्या होगा, काम करेगा। नहीं कोलाइड के रूप में जाएगा, उस पर लिखा रहता है सिरप सस्पेंशन लिखा रहता है, कभी देखिएगा सिरप, छोटे बच्चों को सिरप होता है ना, लेकिन कुछ ऐसे दवाइयाँ जैसे विटामिन की जो सिरप होती है उसमें पानी मिला के दूध मिला के ही पिया जाता है, होता है नहीं होता है। हाँ, निलंबन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों का व्यास लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ कणों का व्यास लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर अधिक हो जाता है तो विलयन को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन। किसी विलयन में यदि विलेय पदार्थ के कणों का व्यास 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर से क्रम में होता है तो उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, उसका व्यास कितने कितने के बीच में होता है, तो कहते हैं कोलाइडी विलयन वो विलयन होता है जिन कणों का व्यास कितना होता है 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। अगर निलंबन कह देगा तो 10⁻⁵ हो जाएगा, ठीक है, से अधिक होगा तो उसे क्या कह देंगे? निलंबन। निलंबन का मतलब होता है वही सस्पेंशन होता है, क्या होता है? सस्पेंशन। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? किसी विलयन में यदि विलेय पदार्थ के कणों का व्यास लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है तो उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। किसी विलयन में यदि विलेय पदार्थ के कणों का व्यास कितना हो जाए 7 सेंटीमीटर होता है तो उसे वास्तविक, जब 7 होगा 10⁻⁷ तो वास्तविक हो जाएगा, -7 से -5 सेंटीमीटर होगा तो कोलाइडी हो जाएगा, और निलंबन क्या होगा, जब 10⁻⁵ होगा तो निलंबन पूछता है कंपटीशन में। अब बात कर अगला जो है मिसेल किसे कहते हैं? मिसेल परिचित प्रावस्था के कणों के संगुणन के बने समूह को मिसेल कहा, जैसे सोडियम पॉमिटेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम स्टीरेट। जैसे मिसेल का मतलब ये होता है, जैसे हम क्या करें, कपड़ा जब धोते हैं, ठीक है, तो सर्फ डालते हैं, साबुन डालते हैं, एक कपड़ा उसमें डाल देते हैं सर्फ साबुन में, वो पानी के द्वारा, तो उसमें जाने के बाद उसमें से जितना मैल होता है मैल बाहर निकल जाता है। तो जो मैल बाहर निकलता है ना वो किसके द्वारा होता है? मिसेल के द्वारा होता है, मिसेल की प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्योंकि जो साबुन के अणु होते हैं, साबुन के जो कण होते हैं वो 2 भागों में टूट जाते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस में, और कपड़े में जो मैल होता है उसे जैसे नहीं दिखाया जाता है, एक धारावाहिक देता है, वो देता प्रचार देता है जो सर्फ एक्सल का, तो उसमें जब डालता है ढिसुम ढिसुम मार करके क्या कर देता है, साफ कर देता है, उसी तरह से वो भी होता है। तो क्या होता है, मिसेल एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, जब सर्फ को डाला जाता है पानी में तो आयनों में टूट जाता है। किसके रूप में टूट जाता है? आयनों में टूट जाता है। जब उस खराब कपड़े को उसमें डाला जाता है तो उसमें डाल करके जितने भी उसमें कण होते हैं, खराब कण, मैल, वो क्या होगा, मैल को बाहर कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया बनती है उसी को क्या कहा जाता है? मिसेल कहते हैं, ठीक है। अब आता अगला जो है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% सोडियम क्लोराइड को 1 मिली बिलियन को 10 मिली स्वर्ण साल गोल्ड साल में मिलाने पर उसमें जो स्कंदन को रोकने पर्याप्त होती है उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या होती है। देखिए कोई भी पदार्थ होता है, अगर उसको रख दिया जाए, कोई भी बिलियन ले लिया, रख दिया जाए तो कुछ दिन बाद वो जम जाता है। रख दीजिए, क्या हो जाएगा उसमें, क्या पड़ जाएंगे, जम जाएगा या तो खराब हो जाएगा। अगर उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें किसका प्रयोग करेंगे? गोल्ड साल का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसमें गोल्ड साल का प्रयोग कर लिया जाए, एक प्रकार का अब क्रिया है जो प्रयोग कर लिया जाए, तो वह बिलियन जो होगा स्कंदन नहीं, स्कंदन का मतलब जमने नहीं पाएगा, जमने नहीं पाएगा, इसी को कहा जाता है स्वर्ण संख्या, ठीक है। इसमें मिलाया क्या जाता है? रच्छी क्लोराइड की मिलीग्राम में 10% सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, याद रखिएगा 10%। अगर सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, ठीक है, नमक को अगर किसी चीज में मिला दिया जाए तो जमने नहीं पाता है, ठीक है, नमक को मिलाने पे वो जमता नहीं है, कोई चीज मिला के देख लीजिए जल्दी। कोई नमक, इसमें 10 मिली स्वर्ण साल होता है, मिलाने पर स्कंदन को रोकने में पर्याप्त होती है। स्कंदन का मतलब होता है कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब होता है जमने ना पाए। पायस किसे कहते हैं? वे कोलाइड विलयन जिसके परिक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त माध्यम दोनों द्रव होते हैं उसे क्या कहते हैं? पायस या इमल्सन कहते हैं। तो 2 मीडियम होते हैं, एक परिक्षेपण माध्यम होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था होता है। अगर दोनों द्रव अवस्था में हो तो क्या पायस कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे ये बता दिए हैं। आप क्या करेंगे, जब इसको इस बेसिस पढ़ेंगे तो आपको कई तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उदाहरण बताना है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन देख लेंगे।
उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। धनात्मक ऋणात्मक विश्व उत्प्रेरक क्या होता है, ये सब दिया है ना क्वेश्चन। एक प्रश्न दिया हुआ है वास्तविक विलयन तथा कोलाइड विलयन विभेद बताना है। नदी तथा समुद्र के मिलन बिंदु पर डेल्टा बढ़ने का कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए बता दें नदी और समुद्र होता है, उनके जहाँ मिलन होता है दोनों का, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता क्यों है, कौन सा उसमें अभिक्रिया काम करता है, सब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद पूछा हुआ है कि पेप्टिकरण होता क्या है, ठीक है, पेप्टिकरण होता क्या है, उदाहरण सही समझाना है पेप्टिकरण होता क्या, अभी आगे बताएंगे इसको। गोल्ड साल बनाने की ब्रांडिंग आर्क विधि का वर्णन करना है, बस समझे। पायस पायसीकरण तथा पायसीकारक को समझाने पायसों का निर्माण कैसे किया जाता है, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। पायस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उल्लेख करना है। एंजाइम के बारे में बताना, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि को संक्षेप में टिप्पणी करना है। इसमें सब क्वेश्चन दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत अवघट्ट का प्रभाव बताना है। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के बारे में बताना है। तो ये सब आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे इसको आप पढ़ेंगे, उसको हम बढ़ा देंगे, बता देंगे। जो अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से पूछता है निम्नलिखित पदों पर शब्दों को समझाना है। विद्युत कण संचलन, स्कंदन, अपोहन, विद्युत अपोहन, टिंडल प्रभाव, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो इसमें 5 टॉपिक जो दिया है ना, इसमें से एक टॉपिक या 2 टॉपिक हर साल आ जाते हैं, इसको जरूर नोट कर लेंगे ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित पदों को अभी हम भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, उसको आप नोट करेंगे। तो ये हमारा क्या था, पूरा डिटेल था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1, जो टॉपिक पढ़े हैं ना उस पर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।